अभी अक्टूबर में दिवाली, दशहरा, करवा चौथ जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं। सर, आम लोगों को इन त्योहारों पे किन किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए अंजलि जी, हमारे जो त्योहार होते हैं ना, ये कभी कभी डिस्प्यूटेड हो जाते हैं साइंटिफिकली। और ज्योतिषीय आंकड़ों के आधार को अगर देखा जाए तो दिवाली की जो रात होती है वो बड़ी खतरनाक रात होती है। सर, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, इनके साथ हमारे आगे के रिश्ते कैसे रहने वाले हैं? पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तो कभी जिंदगी में अच्छे हो नहीं सकते। आपको चांसेस लग रहे हैं अमिताभ बच्चन जी का रिप्लेसमेंट कोई बन सकता है? बिल्कुल बनता है। इस दुनिया के अंदर परिवर्तन है। अभी जैसे तेजस्वी यादव, राघव चड्ढा जी और चिराग पासवान, ऐसे लीडर्स का फ्यूचर कैसा रहने वाला है आगे? इन सब में सबसे ब्राइट फ्यूचर। तो शादी के टाइम पे जो मांगलिक दोष देखा जाता है उसको कैसे हटाया जाता है? मांगलिक दोष कभी हटता नहीं है। राहु प्लेनेट के बारे में आप बहुत कुछ बात करते हैं सर, आज थोड़ा सा डिटेल में बताइए। राहु एक राक्षस ग्रह है। सर, क्या तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक ये आज के जमाने में भी होते हैं? अगर आपके दिमाग में आ गया तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक, ये शब्द हैं और सभी भाषाओं में हैं। जो आम जनता है बोलती है कि मार्केट में एक नया स्कीम आया है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं पैसे ले लेते हैं, रेमेडीज दे देते हैं, उसके बाद फोन भी नहीं उठाते हैं और हमारी जो दिक्कत होती है वो सेम रहती है। तो ये जो स्कैम हुआ है ये वो ऐप वाले कर रहे हैं। देखिए अंजलि जी, ज्योतिष एक विद्या है और विद्या के साथ ये विज्ञान भी है। बड़ा प्यारा विज्ञान है। इसमें तो हम कंसीव करने का बाकायदा मुहूर्त बताते हैं कि इस समय कंसीव करो बच्चे, और आपका बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह चक्रवर्ती राजा बनेगा। आप अमिताभ बच्चन बना सकते हो उसको। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं अंजलि, स्वागत है आपका एक चरण के एक और पावरफुल एपिसोड में। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, तो प्लीज वेलकम डॉक्टर एच.एस. रावत सर। कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। विद योर परमिशन पॉडकास्ट शुरू करें? जी बिल्कुल। सर, अभी अक्टूबर में दिवाली, दशहरा, करवा चौथ जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं। सर, आम लोगों को इन त्योहारों पे किन किन बातों का ध्यान रखना है और उनके लिए ये त्योहार कैसा रहने वाला है? देखिए अंजलि जी, हमारे जो त्योहार होते हैं ना, ये कभी कभी डिस्प्यूटेड हो जाते हैं। जैसे पिछली बार दिवाली डिस्प्यूटेड हुई 31 अक्टूबर और 1 नवंबर में। इसी प्रकार दिवाली 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर 2 प्रकार से हो रही है। अच्छा। तो यहाँ पर भी जो हमारे पंचांग है उन्होंने 21 अक्टूबर डिक्लेयर कर दी। अच्छा। जबकि सच्चाई यह है कि जो दीपावली होती है वो काली अंधेरी रात में होती है, अमावस्या की रात होती है। अच्छा। जबकि 21 अक्टूबर को अमावस्या की रात नहीं है, प्रतिपदा की रात है। अच्छा। तो हमारे यहाँ पर जो स्मार्त और वैष्णव जो लोग हैं, जो गृहस्थी हैं और जो सन्यासी हैं, इनके बीच में एक मतभेद रहता है। वो ये कहते हैं कि जो तिथि उदय होती है उसको लेना चाहिए। अच्छा। और हम लोग ये कहते हैं कि जिस तिथि में जो चीज मनानी चाहिए उसी को लेना चाहिए। जैसे कि अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो अष्टमी ही होनी चाहिए। बिल्कुल। वो कहते हैं कि उदय तिथि अष्टमी हो और पूरे दिन चाहे नौमी चलती रहे और नौमी की रात में भगवान का जन्म हो। तो ये विरोध हमारे यहाँ पर है, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर चलती संतों की है और ये मंदिर संतों के मठों के अधीन है। बिल्कुल। इसलिए हमारे जैसे ज्योतिषी इनके सामने फिर पीछे हट जाते हैं। लेकिन फिर भी इस बार की जो दिवाली है वो 20 अक्टूबर को ही मनानी चाहिए। अच्छा। क्योंकि 20 अक्टूबर को आपको पूरा प्रदोष काल मिलेगा, 20 अक्टूबर को आपको निशीत काल मिलेगा, महानिशीत काल मिलेगा। जितनी भी हमारी जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, मंत्र सिद्धि करने वाले होते हैं, जो व्यापारी वर्ग होता है, वो अपनी सिंह लगन के अंदर निशीत काल में पूजा करते हैं जो अच्छी हो उनके लिए। तो उनके लिए तो 20 अक्टूबर सबसे बेस्ट आती है। अच्छा। लेकिन इस बार भी कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में विरोध होगा। पिछली बार तो हम लोगों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मैंने बड़े लॉजिक दिए थे, पूरे लॉजिक दिए थे कि क्यों 31 को ही मनानी चाहिए, तो पूरे देश ने फिर 31 को ही मनाई थी। अच्छा। तो इस बार भी यही स्थिति पैदा होगी। दशहरे पर यह स्थिति होती नहीं है। दशहरे पर भी कई बार ऐसा होता है कि हम एकादशी को
रावण को जलाते हैं बिल्कुल सर। जो कि गलत है, जी। जो गलत हो जाता है, क्योंकि तिथि जो है वो दोपहर को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक दशमी समाप्त हो जाती है ना। पहले दिन तिथि होती है, उसको मनाते नहीं है। उदय तिथि के चक्कर में दशहरे के साथ भी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन साइंटिफिकली और ज्योतिषीय आंकड़ों के आधार को अगर देखा जाए तो दिवाली की जो रात होती है वो बड़ी खतरनाक रात होती है, क्योंकि उस समय पर सूर्य नीच का रहता है। ओह। सूर्य नीच का रहता है, और यूनिवर्स में अगर सूर्य नीच का हो जाए और अमावस्या की रात हो, काली रात, चंद्रमा अस्त हो, क्योंकि अमावस्या को चंद्रमा अस्त होता है। चंद्रमा मन का कारक है जी। मन से डिप्रेशन आता है, तो मन का कारक प्लेनेट भी अस्त और सूर्य भी अस्त, यानी प्राण शक्ति और मन की शक्ति दोनों अमावस्या को अस्त होती हैं दीपावली वाले दिन। तो हमारे ऋषि जो बहुत विद्वान थे, उनको ये लगा कि एक तो चंद्रमा दिखाई नहीं देगा और एक सूर्य भी नीच, तो पृथ्वी का वातावरण चेंज हो जाएगा। तो उन्होंने दीपक जलाने का विधान दिया। बहुत अच्छी बात। कि आप जितने दीपक जलाओगे उजाला होगा। बिल्कुल। और पृथ्वी का जो टेम्परेचर जो डिस्टर्ब होता है, बैक्टीरियल प्रभाव ना हो, विषाणुओं का प्रभाव ना हो, इसलिए हम पूरी रात दीपक जलाते हैं और दिवाली का आनंद लेते हैं। जनरली अमावस्या शुभ नहीं होती है, अच्छा। पूर्णिमा ही शुभ होती है। अच्छा। क्योंकि अंधेरी रात में तो कोई चीज वर्जित होती है। तो इस दिवाली पर लोगों को 20 को मनानी चाहिए। और जनरली दिवाली के आसपास के जो प्लेनेट होते हैं गोचर में, और दशहरे के आसपास के जो प्लेनेट होते हैं वो ज्यादा शुभ नहीं रहते, क्योंकि जब यूनिवर्स का कारक प्लेनेट सूर्य अगर नीच हो जाए तो दिक्कत आती है। लेकिन इस बार दशहरे पर हमारा शुक्र नीच का रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद वो स्वराशि में आ जाएगा। अच्छा। एक राजयोग बनेगा। अच्छा। और अभी की जो फिलहाल प्लेनेट की पोजीशन है, धीरे 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 पॉजिटिव की तरफ जा रही है। 18 अक्टूबर को हमारा देवगुरु बृहस्पति उच्च हो जाएगा। अच्छा। वो भी एक बहुत पॉजिटिव है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ज्यादातर लोगों के लिए दिवाली इस बार खुशी लेकर के आए। बहुत अच्छी बात कही है सर, बहुत अच्छी बात है सर। अभी आपने जैसे इसमें तंत्र और विद्याओं की बात करी थी, तो मेरा एक क्वेश्चन है सर, क्या तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक ये आज के जमाने में भी होते हैं? अंजलि जी, एक चीज बताऊं आपको, बड़े ध्यान के साथ आप सुनना, और मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूं जी। जो शब्द वाणी से निकल गया, जो शब्द वाणी से निकल गया और दिमाग में आ गया, क्योंकि शब्द हमें भगवान के शब्द कोश से आते हैं। बिल्कुल। और हम सोचते भी वही हैं जो भगवान के मेमोरी बॉक्स में उनके बड़े सर्वर में है। उससे ज्यादा हम कुछ सोच नहीं सकते। अगर आपके दिमाग में आ गया तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक, ये शब्द हैं और सभी भाषाओं में हैं। अच्छा। जापानीज में भी हैं ये, भूत प्रेत तंत्र मंत्र डांकनी साकनी सब है। अच्छा। चाइना में भी है। अच्छा। अमेरिका में भी है और सऊदी अरब में भी है, सब है। जो आपके मुंह से निकल गया वो चीज इस दुनिया में है। इसका मतलब तंत्र भी है, मंत्र भी है और ब्लैक मैजिक भी है। कितना इफेक्टिव और कौन इसको जानता है, डिपेंड उसके ऊपर करता है। क्योंकि अच्छे जानकार मिलते नहीं है। होता सब कुछ है इस दुनिया में, ना होता तो हमारे दिमाग में शब्द ही ना होते। बिल्कुल। अगर शब्द आ गए, भूत शब्द आ गया, तो इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में भूत है। कभी दिखता है लोगों को, किसी को नहीं दिखता। चुड़ैल है तो है, क्योंकि हमारी योनियों में है ये। प्रेत योनि है, पुनर्जन्म है। जो शब्द हमारे दिमाग में आ गए, चाहे अच्छे शब्द आ जाएं चाहे बुरे। अंजलि जी, आप ये सोच लो, क्या मैं देवी बन सकती हूँ, मेरी पूजा हो सकती है, मेरे मंदिर बन सकते हैं? तो आपके मंदिर बन सकते हैं, आपकी पूजा भी की जाएगी, बशर्ते आपको उस रास्ते पे चलना पड़ेगा और आपके स्टारों में वो पावर होनी चाहिए, है ना। इस दुनिया के अंदर सब कुछ पॉसिबल है। तो ज्योतिष आपको ये बताती है कि आपकी कुंडली किस दिशा में जा रही है, आपके पास कितनी एनर्जी और कितनी पावर है, और आपने जो सोच लिया, जो ठान लिया, आप वो कर सकते हो। बिल्कुल सर। अभी 2025 में अक्टूबर दिसंबर के दौरान कुछ नेचुरल क्लैमिटी या पॉलिटिकल चेंज देखने को मिलेगा? अभी
2025 के अंदर 18 अक्टूबर के बाद में जो अभी चुनाव आ रहे हैं, जिस प्रकार की स्थिति चल रही है, उसमें कुछ अच्छा होगा, कुछ बेटर होगा। अच्छा, और चेंजेस तो आएंगे, जैसे क्योंकि सरकार का जो कारक प्लेनेट है वो नीच हो जाएगा। इसका मतलब जो सत्ता में है वो सत्ता में नहीं रहेगा, ऐसा योग बनेगा, और जो नहीं है वो होगा, ऐसा योग भी बनेगा। क्योंकि सूर्य सत्ता का कारक है, सूर्य राजा का कारक है। और जब सूर्य गोचर के अंदर नीच चलेगा, अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक चलेगा, ये 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर के बीच में। अच्छा, इस बीच में अगर कोई सरकारें बनती हैं, आती हैं, जाती हैं, तो उसमें चेंजेस तो आएंगे। अच्छा, बहुत लोगों का भाग्य जो सितारा बुलंदी पे है वो गिरेगा, और जिनका नहीं है वो ऊपर उठाएगा। तो जिनका बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तो वो ऊपर आ जाएंगे, और जिनके बृहस्पति खराब हैं वो नीचे आ जाएंगे। जिनका सूर्य अच्छा है वो ऊपर आ जाएंगे, जिनका सूर्य खराब है वो नीचे आ जाएंगे। तो इसका मतलब उथल पुथल तो होगी। सर अभी इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, तो ये अपना इंडिया में ही देखा जाएगा या फिर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड कोई बड़ा चैलेंज देखने को मिल सकता है? पूरे वर्ल्ड के ऊपर इसका प्रभाव होता है, अच्छा, पूरी पृथ्वी के ऊपर इसका प्रभाव है। ओके, जो 200 देश हैं सब में प्रभाव होता है, ऐसा नहीं है। अभी मैंने एक भविष्यवाणी की थी, सूर्य और केतु की युति अभी भी चल रही है जब हम आज पॉडकास्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब जब कब ये प्रसारण होगा तब तक नहीं कह सकता, लेकिन आज मैं और आप जो पॉडकास्ट कर रहे हैं उस समय सूर्य और केतु की युति आज है अभी, ठीक है ना, और ये शायद 11 बजे तक है, उसके बाद में फिर ये हट जाएगी। अच्छा, तो सूर्य केतु की युति पिछले एक महीने से चल रही है, और मैंने ये कहा था किसी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बहुत सारे देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सरकारें बदलेंगी। अच्छा, तो आप देखें कि हूती जो विद्रोह है और यमन पूरी कैबिनेट मार दी इजराइल ने। नेपाल के अंदर ओली साहब को भागना पड़ गया, है ना, कितना बुरा हाल हुआ। बिल्कुल, फ्रांस के प्रधानमंत्री को रिजाइन देना पड़ा, जापान के प्रधानमंत्री को रिजाइन देना पड़ा। इसका मतलब जो ग्रह है वो उथल पुथल करता है, पूरे वर्ल्ड में करता है। इंडिया में तो करेगा ही करेगा, इंडिया के स्टेटों में करेगा ही करेगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड में इसका इफेक्ट आता है। ओके, सो आजकल एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर्स के रिगार्डिंग जो आम जनता है बोलती है कि मार्केट में एक नया स्कीम आया है। बोलती है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, पैसे ले लेते हैं, रेमेडीज दे देते हैं, उसके बाद फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, और हमारी जो दिक्कत होती है वो सेम रहती है। तो सर आपके अकॉर्डिंग जो हमारा ज्योतिषीय शास्त्र है, वो एक विद्या है या फिर एक धंधा बन चुका है? देखिए अंजलि जी, ज्योतिष एक विद्या है शुरू से, अच्छा, और विद्या के साथ ये विज्ञान भी है, बड़ा प्यारा विज्ञान है, अच्छा, दिव्य विज्ञान है, प्रभु का दिया हुआ विज्ञान है। जब से सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया में जो ऐप आ गई हैं, ऐप के मालिक बन गए हैं, और जो आईटी सेक्टर के जो व्यक्ति हैं जो इन ऐपों के मालिक हैं, अच्छा, उन लोगों ने इस विद्या को स्कैम बना दिया। अभी मान लो मैं हूं, मैं किसी ऐप पे नहीं चलता, लोग मुझे 10 लाख का पैकेज दे रहे हैं हर महीने का, 20 का भी देने के तैयार हैं, करोड़ों का पैकेज मुझे देने के लिए तैयार हैं लोग, मैं नहीं लेता। मैंने कहा मैं विद्या को बेचूंगा नहीं, और मैं विद्या के लिए नौकरी भी नहीं करूंगा, ये ज्ञान है। तो ये जो स्कैम हुआ है ये वो ऐप वाले कर रहे हैं, वो जो स्कैम कर रहे हैं वो इंस्टाग्राम वाले कर रहे हैं, जो स्कैम कर रहे हैं फेसबुक पे जो नकली लोग बैठे हुए हैं, कोई भी ज्योतिष का अपना टैग बना करके, ज्योतिष का अपना नाम बना करके, किसी ज्योतिषी का नकली नाम लगा करके, मेरे नाम से ऐसे कितनी आइडिया लोगों ने बना रखी हैं। अच्छा, अब उसके ऊपर स्कैम हो रहे हैं। क्या आप पॉपुलर किसी आदमी की फोटो लगा दो, और आप उस पर नाम लगा दो उनका, और आप लिख दो भाई पैसे जमा करा और पूछो, लोगों ने पैसा जमा कराया, आपने आईडी बंद कर दी और चले गए आप। तो ऐसे जो स्कैम हो रहे हैं इसमें ज्योतिष में आज की डेट में 80 से 90% लोग फ्रॉड घुस गए हैं, और घुसना आसान हो गया है। घुसना क्यों इसलिए आसान हो गया कि इंस्टाग्राम पे कोई फीस तो लगती नहीं, बिल्कुल, फेसबुक पे कोई फीस तो लगती नहीं, जी, यूट्यूब पे कोई फीस लगती नहीं। पहले क्या था, अगर आपको ऐड डालनी है तो अखबार में जाएगी, टीवी पे जाएगी, तो उसमें पैसा लगता था। बिल्कुल, और हम लोग जब टीवी पे चलते थे या अखबार में ऐड देते थे, भाई पढ़ने के लिए आप हमारे पास आइए, आज तो आप अपना अकाउंट बनाओ और फ्रॉड करना शुरू कर दो।
तो आज ज्योतिष विद्या को स्कैम बनाया जा रहा है। ये बाहरी ताकतों की कुछ कोशिशें हैं और कुछ जो धंधा इससे करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं उन लोगों की प्लानिंग है। उन्होंने ज्योतिषी हायर कर रखे हैं। ज्योतिषी को अपना पैसा चाहिए, पैसा लेके साइड पे हो गया, उसने माल बेच दिया, इसके ऐप की जो कंपनी है वो टेलीफोन उठाएगी नहीं। बिल्कुल। तो ये जो स्कैम बनाया जा रहा है ये धंधेबाज लोगों का है। जो ईमानदार ज्योतिषी है वो आज भी अपनी उसी परंपरा पे टिका हुआ है। हमारे जैसे लोग बहुत कम लोग रह गए हैं जो हम अभी इनके पेड़ नहीं है, होम प्रोडक्शन में नहीं जाते। किसी चैनल पे मैं होम प्रोडक्शन में नहीं गया। अच्छा। कभी नहीं गया। चैनल वाले बुलाएंगे तो बोलेंगे कि ऐसे बोलो कि आज पान के पत्ते पे शहद लगा करके प्रपोज करना तो आपकी लवर आपके पास आ जाएगी, है ना। बिल्कुल। कितनी बकवास है। ज्योतिष का विनाश है ना। बिल्कुल। आप गुड़ खा के जाइए जी, आप ऐसा करिए गाल पे 6 नंबर लिख लीजिए, है ना, आपकी प्रेम का आ जाएगी। आप ये मंत्र बोलो तो प्रेम का आ जाएगी। अगर ऐसे सब कुछ होने लगे तो फिर ये संसार चलेगा नहीं ना ऐसे। जिंदगी तो ये आसान हो जाएगी। ये उन लोगों का शोषण करते हैं जो परेशान है बेचारे। बिल्कुल। अब किसी का लव टूट गया वो परेशान है, दोनों ही परेशान है। अब इस बीच में जो स्कैमर है ज्योतिषी वो इन दोनों को लूटता है। उनको पता है ये कैसे भी पैसा देंगे ही देंगे, क्यों फंसे हुए हैं दोनों। मतलब 50,000 मांग लें, 1 लाख रुपए मांग लें, 2 मांग लें, मोटे पैसे वाले होंगे तो लाख मांग लें, है ना, देंगे वो लोग कि किसी तरीके से मिलवा दो उनसे। और अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इसमें फंसते हैं। इसलिए मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो अच्छे ज्योतिषी के पास जाइए, उनसे पूछिए जाकर, उनके बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। और जितने भी इंस्टाग्राम वाले हैं तो वो तो बहुत बुरा हाल है, वहां तो गंदगी है, फेसबुक पे बहुत गंदगी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मैं फिजियोथेरेपी कराने के लिए अपने हाथ को गया था एक, तो जो फिजियोथेरेपी कर रही थी एक लड़की, उसकी असिस्टेंस थी डॉक्टर की, तो उसने बड़ी अच्छे से मेरी फिजियोथेरेपी की, मेरा नंबर ले लिया, उसको पता चला मैं ज्योतिषी हूँ। अच्छा। और वो लड़की एक इंस्टाग्राम पे ऐड आ रही थी कि अगर आपका लव टूट गया तो 2 घंटे में वापस लवर मिलेगा आपको। और धीरे धीरे करके उससे 60,000 रुपए ठग लिए। अच्छा। और उसके बाद वो अकाउंट बंद कर दिया। अच्छा। तो ऐसे जो स्कैमर है ना वो इन लोगों का शोषण करते हैं, इनसे बचने की जरूरत है। बिल्कुल। आप लोगों में कोई भी ऐसा बंदा है आपकी फैमिली या रिलेटिव्स में जो उसको कोई दिक्कत या परेशानी हो और जो सही ज्योतिषी को ढूंढ रहा हो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो हम सर की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। आप पर्सनली सर से कनेक्ट हो सकते हैं। और सच मानिए HS रावत सर के अलावा आपकी शायद कोई प्रॉब्लम दूर नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इंट्रो में ही बता दिया है 7 लाख प्लस प्रेडिक्शन ट्रू हो चुकी है इनकी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोदी जी और बीजेपी का आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा 2029 के बाद? क्या इनकी पावर शिफ्ट होने के चांसेस हैं? 2027 तक मोदी जी के ग्रह अच्छे हैं। अच्छा। 2027 के बाद उथल पुथल होगा कुछ। अच्छा। क्योंकि जब तक इनकी राजयोग की दशा चल रही है, अभी मंगल की दशा उनकी चल रही है, और मंगल रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बना के बैठा हुआ है, वो बहुत अच्छा है। अच्छा। अभी तक कोई कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन 2027 से मंगल की दशा समाप्त हो जाएगी, राहु की दशा चालू हो जाएगी। अच्छा। और राहु तो भ्रम का कारक है, राहु विद्रोह का कारक है, राहु परेशानियों का कारक है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं उथल पुथल होगा, कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। ओके। सर कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनका आगे का फ्यूचर कैसा रहने वाला है? राहुल गांधी का फ्यूचर तो उनकी कुंडली के हिसाब से नहीं है। एज ए पॉलिटिकल लीडर तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी कुंडली इतनी पावरफुल है नहीं। अच्छा। लेकिन मोदी जी की टक्कर में प्रियंका गांधी की कुंडली जरूर है। अच्छा। बशर्ते कि देखिए होता क्या है, आप जिस फील्ड में रहते हैं उस फील्ड को आपको समझने की आवश्यकता होती है। राहुल गांधी को एक गुरु की आवश्यकता है। राहुल गांधी कोई अच्छा गुरु बना लें तो निश्चित तौर पर 50% वो चेंज ला सकते हैं। अच्छा। लेकिन बिना गुरु के कोई फील्ड में चलता नहीं। मोदी जी के भी गुरु थे, बड़े नेता जितने भी होते हैं उनके सबके गुरु होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के भी गुरु थे। बिल्कुल थे। तो ऐसे राहुल गांधी में बहुत बड़ी कमियां हैं। उनके अनुभव को मैं बुरा नहीं कहता, या उनके टैलेंट में कोई कमी उस प्रकार की, लेकिन सेल्फ मेड बनना अपने आप को,
वो उनमें कहीं कमी है, उनकी कुंडली में कमी है। अभी आप देखिए, अगर आप फिल्मी हीरो हैं तो आपको अपनी हेयर स्टाइल, अपना चमक धमक, कपड़े सूटेड बूटेड तो रहना ही पड़ेगा ना, लगना चाहिए हीरो बिल्कुल है ना। बिल्कुल। अगर कोई नेता है तो लगना चाहिए ना कुर्ते पाजामे जैकेट वगैरह, मोदी जी की तरह वेल ड्रेसअप होना ही चाहिए। अभी ये थोड़ी 10 दिन दाढ़ी बनाई 10 दिन नहीं बनाई, है ना। टी शर्ट डाल रखी है, बताओ। अब टी शर्ट के लिए तुम संसद में कहीं गेम खेलने थोड़ी जा रहे हो वहां पर, या वहां क्रिकेट खेलोगे संसद में। मतलब लगता नहीं वो बंदा कि ये नेता है, और चाहे कितना बढ़िया स्पीच दे ले, लेकिन लोग तो टी शर्ट पे ध्यान देते हैं, स्पीच पे ध्यान नहीं देते। और कोई बाबा रामदेव थोड़ी है कि भाई कपड़े कोई भी डाल लिए और अपना बोलना शुरू, बाबा रामदेव की आवाज सुनते हैं लोग, बिल्कुल है ना। तो आदमी को वेल ड्रेसअप होना बहुत जरूरी है। पर्सनैलिटी के नंबर होते हैं, ज्योतिष कहती है 50% लगन के नंबर हैं और 50% बाकी के भावों के नंबर होते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। इनके पिताजी की पर्सनैलिटी, राजीव गांधी की, उनकी पर्सनैलिटी पे उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया था, 400 से ऊपर सीटें मिली थी। ओह, अगर आपके अंदर वो नेताओं वाली पर्सनैलिटी है ही नहीं, तो नेता बन ही नहीं सकते। तो एक मान लो कोई लव करने वाला है, तो अब वो लव करने वाला धोती कुर्ता पहन के चला जाए तो उसकी लव क्या बोलेगी बिल्कुल कि तू भाग यहां से। बिल्कुल भाई लगना चाहिए कि वो जीन्स टी शर्ट पहन के जा रहा है तो समझ में आता है। तो आपको जिस फील्ड में है उस फील्ड का आपका वेशभूषा तो होना चाहिए। अपनाना ही चाहिए ना। अब पुलिस वाले धोती पहन करके कहीं चले जाए, कौन पूछेगा उनको, पुलिस वाले। तो इनको जरूरत है वेल ड्रेसअप होने की। बाकी तो अब जैकेट पहन लें, सफेद कुर्ते पाजामे कलफ लगा के पहने, दाढ़ी वाड़ी बनाएं, या तो बनाएं या बढ़ाएं, एक ही चीज रखें। 15 दिन तक बनाते नहीं है, फिर उसको कटवा लेते हैं तो फिर एकदम उल्टा सीधा लगता है। तो ये एक जो अनुशासन अपना, वो बहुत जरूरी है, उससे लोग सीखते हैं, बिल्कुल बहुत जरूरी होता है। अब फिल्मी हीरोइन है कोई, तो उसको वो वेल ड्रेसअप होती है तो लड़कियां उसको फॉलो करती हैं, तो हमें ऐसी साड़ी पहननी है, ऐसे कपड़े पहनने, ऐसा करना है, ऐसा करना है। जी। इनकी शक्ल को देख के तो कोई क्या इनका ब्रांड चुनेगा, है ना। तो ब्रांड ही कुछ नहीं है। तो इसलिए प्रियंका गांधी के स्टार अच्छे हैं, उनका बृहस्पति भी अच्छा है, उनके और भी स्टार अच्छे हैं, उनकी कुंडली में राजयोग भी हैं। अगर उनको प्रमोट किया जाए और अच्छे से उनको भी ट्रेनिंग मिले बाकायदा, तो वो मोदी जी को टक्कर दे सकती है। वाह, हम्म, बहुत अच्छी बात है। हम्म। सर, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, इनके साथ हमारे आगे के रिश्ते कैसे रहने वाले हैं? पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तो कभी जिंदगी में अच्छे हो नहीं सकते। अच्छा। पाकिस्तान की मेष लगन की कुंडली है ओ, और हिंदुस्तान की वृष लगन की कुंडली है, तो उनका लगन का स्वामी मंगल, हमारा शुक्र, एक दूसरे के एंटी हैं। अब जब ग्रह ही एंटी हों, लगन ही एंटी हों, दोनों का जन्म ही एंटी समय पे हुआ है, तो कभी अच्छा हो नहीं सकता। चाइना के साथ हमारा जो, उनकी जो लीडरशिप है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी जो देश होता है उसके लीडरशिप के ग्रह कैसे हैं। चाइना के जो राष्ट्रपति हैं उनके जो ग्रह हैं और मोदी जी के जो ग्रह हैं, इन दोनों के ग्रह का अगर हम कंपैरिजन करें तो मोदी जी के ग्रह पावरफुल ज्यादा हैं। अच्छा। हाँ जी, इसलिए चाइना कुछ कर नहीं पाया, करने की कोशिश की थी लेकिन कर नहीं पाया। और आज भारत के अंदर और भारत की जनता के अंदर और भारत के इंजीनियरों के अंदर, सेना के अंदर, अब चाइना को कंपटीशन लेकर के टकराने की हिम्मत हम रखते हैं। आज आज हमारे देश के अंदर जज्बा है, हमारी आर्मी उनसे स्ट्रांग है, बहुत अच्छी बात। और ये सब अच्छी बातें हैं। तो हमें किसी तरह का खतरा कोई है नहीं। पाकिस्तान को तो हम ज्यादा तवज्जो देते नहीं है, क्योंकि वो तो ज्यादा लंबी समय का मार का है नहीं। चाइना से हमारी टक्कर है, लेकिन चाइना और हमारे बीच में तो हिमालय बहुत लंबा चौड़ा है, तो इसलिए हमें कोई खतरे वाली बात नहीं इन दोनों से। सर, यहाँ पे 2 देश और हैं अपने, उनके साथ कैसे रिश्ता रहेगा अपना? एक तो यूएसए है, ऊपर दूसरा रशिया। रशिया के साथ तो हमारी बहुत समय से पुरानी मित्रता है, वो तो रहनी है। अच्छा। लेकिन जो यूएस है और जो यूरोप है, ये जो गोरे लोग होते हैं ये सेल्फिश होते हैं। अच्छा। है ना। इनको हिंदुस्तान में बिजनेस करना होगा तो ये प्यार की भाषा बोलेंगे और हिंदुस्तान से बना करके रखेंगे।
लेकिन वहां पर भी दिक्कत क्या है कि किसी भी कंट्री का भविष्य उस के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। अच्छा। अगर उसके ग्रह अच्छे चल रहे हैं तो उसका प्रभाव दूसरे कंट्री के साथ होता है। अब इसके ग्रह ही अगर खराब हैं, ट्रंप के, आदमी का चंद्रमा ही खराब है, जो नेता अपनी बात पे नहीं टिकता है, तो उस देश का जो भविष्य गर्त में चला जाता है। बिल्कुल। हिंदुस्तान को लोग बोलते थे बड़ा शरीफ है, ये तो गाय है, गाय। हिंदुस्तान को गाय बोलते थे। लेकिन जब ये देश इंदिरा गांधी के हाथों में आया तो फिर सब लोग बोलने लगे ये तो शेर है ना। इंदिरा गांधी से इतने खौफ खाते थे, अमेरिका तक खौफ खाता था। अच्छा। अड़ोसी पड़ोसी सारे खौफ खाते थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए वो बहुत बोल्ड डिसीजन लेने वाली थी। अच्छा। उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और अमेरिका के कहने के बावजूद भी कर दिए। अमेरिका कहता गया नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, उसने 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश कर दिया और पाकिस्तान कर दिया, और रूस ने हमें सपोर्ट किया। इसका मतलब किसी देश को तोड़ना उसके प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी काबिलियत होती है। आज मोदी जी से भी लोग डरते हैं, खौफ खाते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से हमला किया टेररिस्ट कैंपों के ऊपर, वो एक पूरे विश्व में मैसेज गया है कि आज हिंदुस्तान आक्रामक है, और मनमोहन सिंह के टाइम पर आक्रामक नहीं था। तो कोई भी जो देश का भविष्य होता है वो उसके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के हाथ में होता है। उनके ग्रह अच्छे हैं तो वो देश बहुत अच्छे से दौड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही सर। सर, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं और बोल भी रहे हैं कि वर्ल्ड वार 3 के बारे में। आपका क्या ट्रिगर पॉइंट है इसके रिगार्डिंग ग्लोबली अगर देखा जाए तो? अंजलि जी, वर्ल्ड वार का टाइम निकल गया। अच्छा। जो टाइम था ना वर्ल्ड वार का, वो निकल गया। वो मार्च से शुरू होना था, लेकिन 6-7 देशों का, 8-10 देशों का युद्ध रहा उसमें। वो मिनी वर्ल्ड वार बोला जाएगा। अच्छा। मिनी वर्ल्ड वार था मतलब वो उसमें कंबोडिया थाईलैंड का हुआ, रूस का और यूक्रेन का चल रहा था, ईरान का और इजराइल का चल रहा था, हूती के साथ, यमन के साथ चल रहा था, कतर के साथ चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान का चल रहा था। तो ये 10-12 कंट्रीज का आपस में हुआ और होकर के ये ठप हो गया। वो स्थिति अभी नहीं है। अब वो ग्रह भी नहीं है, वो ग्रह जा चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। वो जा चुके हैं और आज और चले जाएंगे। अच्छा। ऐसा क्यों कि आज भी चले जाएंगे? आज इसलिए कि केतु और सूर्य की युति चल रही है। अच्छा। तो वो आज खत्म हो जाएगी। तो जो चांसेस थे ना 2025 में, जो मैंने 2020 में मैंने भविष्यवाणी की थी, 2025 में वर्ल्ड वार के चांसेस हैं, बहुत सारे देशों का आपस में युद्ध होंगे 2025 में। तो 2025 में हो चुके हैं वो। अब संभावना नहीं है, क्योंकि अमेरिका को भी इस बात का पता है कि अगर वर्ल्ड वार होता है, ये लोग उन छोटे छोटे कंट्रीज पे हमला कर सकते हैं, बड़े कंट्री आपस में हमला नहीं करेंगे। परमाणु शक्तियां जो आपस में हमला नहीं करेंगी, उनको पता है करोड़ों आदमी मारे जाएंगे। तो इसलिए अभी कोई चांसेस नहीं है। बिल्कुल। सब सलमान खान, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जी, इनका आगे का फ्यूचर कैसा रहने वाला है? इस दुनिया में सूर्य उदय होता है और फिर चमकता है और फिर डूब जाता है। इस फिल्म इंडस्ट्री में लोग चमकते हैं, स्टार बनते हैं और डूब जाते हैं। कभी ये कहा जाता था कि राजेश खन्ना की जगह कोई नहीं ले सकता, उनकी जगह भी ले ली। लोग बोलते हैं कि अमिताभ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन समय का परिवर्तन होता है, समय बदलता है। आज ये जो अंगूठा है ना, ये वाला अमिताभ का अंगूठा है। अमिताभ साहब की मृत्यु के बाद ये अंगूठा किसी को अलॉट हो जाएगा, भगवान किसी और को देगा, किसी बच्चे को। जिसको देगा वही अमिताभ की जगह लेगा। आपको चांसेस लग रहे हैं अमिताभ बच्चन जी का, जो आपने बोला कि रिप्लेसमेंट कोई बन सकता है? बिल्कुल बनता है। इस दुनिया के अंदर परिवर्तन है, इस दुनिया में सब चेंज होता रहता है। प्रकृति कभी स्थिर नहीं रहती है। ये कभी मत सोचना कि रिकॉर्ड नहीं टूटेंगे। क्रिकेट में कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड बने थे, सब टूटते जा रहे हैं और नए नए लोग आ जाते हैं, चेंजेज होते रहते हैं। ऐसे फिल्म स्टारों का भी है। कभी हम सोचते थे कि ये वाले स्टार हैं, इनकी जगह कोई दूसरा नहीं आएगा, दूसरे आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। इस दुनिया में सब बदलता रहता है। जैसे आज पैसे वाले लोग हैं, कभी बिल गेट्स आता है, कभी एलन मस्क आता है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है, फ्लक्चुएशन शेयर बाजार की तरह। तो ऐसे ही
इन स्टारों का भी भविष्य है। ये हटेंगे तो कोई और आएगा, स्टार आता रहेगा। सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। जैसे अमिताभ बच्चन जी की हमने अभी बात करी, वैसे ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में शाहरुख खान जी का कोई रिप्लेसमेंट बन सकता है? बिल्कुल बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। ये नियम है प्रकृति का कि पहले ये कहा जाता था कि नेहरू का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा। नेहरू का भी रिप्लेसमेंट आया, इंदिरा गांधी आ गई। अभी ऐसे लगता है कि मोदी जी का कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। मोदी की जगह कौन ले सकता है यार, इतना बढ़िया चल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में नाम हो गया है और बहुत अच्छे से देश को मैनेज करके चला रहे हैं। अभी मोदी जी को हटाने के नाम पर टेंशन होती है यार, कौन संभाल पाएगा इतना, है ना। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही गद्दी पे कोई बैठता है ना ये गद्दी ऐसी है, सबको सिखा देती है। सब सिखा देती है, और जिसके पास जो टैलेंट है वो भरपूर तरीके से फिर आता है। इसलिए ये मत सोचिए, स्टार ये कहते हैं स्टार बदलते रहते हैं, ज्योतिष में स्टार बदलते हैं, ये दुनिया का दस्तूर है। सर अभी जैसे तेजस्वी यादव, राघव चड्ढा जी और चिराग पासवान, ऐसे लीडर्स का फ्यूचर कैसा रहने वाला है आगे? इन सब में सबसे ब्राइट फ्यूचर तेजस्वी यादव का है। अच्छा। उसके जो स्टार है ना, उनका कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा। राघव चड्ढा के भी वो स्टार नहीं है, हैं तो ये एक ही कैटेगरी के, उन्हीं डेट ऑफ बर्थ के आसपास हैं ये। लेकिन जो कैलिबर और जो अनुभव और जो परेशानियां उनसे जो निकल करके तेजस्वी यादव आया है, नेता की वही खूबी होती है। अच्छा। नेता जितनी परेशानियां भुगत लेता है, उसने बहुत परेशानियां देखी हैं, उसने इतनी सीबीआई की रेड देखी है, उसने उसके पिताजी को बहुत तकलीफ देखी है, उसने इतने समय शासन भी किया उसके परिवार ने, और खुद भी आज की डेट में कम उम्र पे बहुत बड़े अनुभव लेके बैठा हुआ है। अच्छा। और वो बहुत अच्छा वक्ता भी है और उसके स्टार भी अच्छे हैं। अच्छा। तो दो तीन नेता जो यंग हैं, अखिलेश यादव है या तेजस्वी यादव है, प्रियंका गांधी है, इस उम्र के आसपास के जो हैं, इनके स्टार बहुत अच्छे हैं भविष्य के लिए। अच्छा। सर अब थोड़ी सी हम ग्रहों की बात करें तो सर एक ही समय पे काफी सारे बच्चे जन्म लेते, तो क्या उनकी कुंडली और ग्रह एक जैसे होते हैं? अगर एक जैसे होते भी हैं तो सबकी लाइफ इतनी डिफरेंट क्यों होती है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये प्रश्न ज्यादातर सब जगह पूछा जाता है हमसे। मान लो 2 आम के पेड़ हैं, एक को 15 दिन पहले लगाओ, एक को 15 दिन बाद लगाओ, ठीक है ना। तो 15 दिन वाला पहले निकल जाएगा, 15 दिन बाद वाला 15 दिन बाद निकलेगा। फल दोनों पे अप्रोक्सीमेट सेम ही आएंगे समय के आसपास जी। राइट। दोनों के फल देने में फर्क आ जाएगा, एक जैसा फल नहीं दे पाएंगे। तो माँ का जो गर्भ होता है उनका कंसेप्शन टाइम अलग होता है। एक स्त्री ने कंसीव किया 10 दिन पहले, एक ने 10 दिन बाद किया, और दोनों एक ही टाइम पर पैदा हो जाते हैं। तो जो 10 दिन पहले बच्चा पैदा हुआ और 10 दिन बाद जो पैदा, मतलब जो एक साथ हुए, तो दोनों की परिपक्वता में फर्क आता है। जिस समय स्टार कंसीव करने के थे उसको बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। गर्भ के टाइम पर दोनों का एग फर्टिलाइजेशन का समय अलग अलग है। इसका मतलब दोनों का भ्रूण का टाइम अलग अलग है, उनका दोनों का अंदर फॉर्मेशन का टाइम अलग अलग है। अगर वो एक टाइम बाहर आ भी गए तो दोनों का जो प्रोसेसर है ना ब्रेन का, वो अलग अलग होगा। एक का पावरफुल हो जाएगा, एक का कम हो जाएगा, क्योंकि वो पहले कंसीव कर चुका है। एक तो ये तरीका होता है, ठीक है। इसलिए दोनों की कुंडलियों में गर्भाधान से कुंडली देखी जाती है कि कब ये बच्चा कंसीव किया है। ठीक है। वहां से भी हम देखते हैं गर्भाधान से, तो हम बता देते हैं कि ये जो बच्चा गर्भ में पल रहा है ना, ये महान बनेगा। हम आज की डेट में, अब जैसे 18 अक्टूबर को बृहस्पति उच्च हो जाएगा, अब जिस स्त्री ने 15 अक्टूबर को बच्चा कंसीव किया और एक स्त्री ने 18 अक्टूबर को कंसीव किया, और ये दोनों बच्चे एक साथ पैदा हो जाएं एक ही हॉस्पिटल में, दोनों में बड़ा फर्क होगा। वो तो क्योंकि एक तो उच्च के गुरु में कंसीव किया है और एक नीच के सूर्य में कंसीव किया है, तो फर्क आएगा। तो एक तो ऐसे चेंजेज आते हैं। एक होता है कि एक ही टाइम पर जब डिलीवरी होती है तो उन दोनों का जीन्स अलग अलग होता है, उनका डीएनए अलग अलग होता है। अभी मान लो एक जीन्स राजपूत का है, जाट का है और सिख का है ना, वो एक प्रजाति है।
जातियों की, जी। और एक बंगालियों का है, या वो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा का है। जी। एक ही टाइम पे दोनों कंसीव करती हैं स्त्री, पंजाब वाली भी और वो भी। दोनों के बच्चों में बड़ा फर्क आएगा, क्योंकि देश काल पात्र, एक 5 फीट का होगा, एक 6 फीट का होगा, जी। है ना। 6 फीट वाले की सोच अलग होगी, 4 फीट 5 फीट वाले की अलग सोच होगी, बिल्कुल बिल्कुल है ना। सर, बिल्कुल। और वही अगर उसी टाइम पे कोई निग्रो पैदा हुआ हो, है ना, उसकी सोच अलग हो जाएगी। तो इसलिए पृथ्वी की जो गति है वो 29 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अच्छा। अगर 1 सेकंड का भी अगर बच्चे में फर्क आएगा तो 1 सेकंड के अंदर भी हमारी कुंडलियां चेंज हो जाती हैं। ओह। 16 कुंडली और होती हैं, ओह। क्योंकि गति तो देश काल पात्र की होती है। अभी एक बच्चा मान लो साउथ दिल्ली में पैदा हो रहा है और एक जाकर के फरीदाबाद में पैदा हो जाएगा 29 किलोमीटर बाद यहां से, तो वो हरियाणा का असर ले लेगा, वो साउथ दिल्ली का असर ले लेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे जो होता है ना, जो सेम जुड़वा बच्चे भी होते हैं उनमें भी 1 मिनट का फर्क होता है। 1 मिनट का फर्क होने का मतलब है 1800 किलोमीटर का फर्क आ गया। पृथ्वी की गति 1800 किलोमीटर आगे चली जाएगी। एक बच्चा दिल्ली का एनवायरनमेंट ले रहा है, एक बच्चा कलकत्ता से आगे का एनवायरनमेंट लेगा जाकर के। बिल्कुल सही बोला आप। तो ये ज्योतिषी पकड़ते हैं इन बातों को, कि उनको बाकी कुंडलियां जो होती हैं, जैसे नवांश कुंडली है, द्वादशांश कुंडली है, त्रिशांश कुंडली है, सत्यांश कुंडली है, ऐसे उन कुंडलियों को फिर हम देखते हैं जुड़वा बच्चों में भी कि कौन सा ब्रेनी है। ये बहुत गहरा विज्ञान है अंजलि जी, बहुत गहरा विज्ञान है। बिल्कुल। इसमें तो हम कंसीव करने का बाकायदा मुहूर्त बताते हैं कि इस समय कंसीव करो बच्चे, और आपका बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह चक्रवर्ती राजा बनेगा। आप अमिताभ बच्चन बना सकते हो उसको, क्योंकि उस तरह की आप कैलकुलेशन करो यूनिवर्स के अंदर जो फिल्म स्टार बनने के योग हों, धनवान बनने के योग हों, क्रिकेट स्टार बनने के योग हों, ऐसी कैलकुलेशन करो आप। उस कैलकुलेशन के आधार पर 9 महीने पीछे जाकर के बोलो इस टाइम पे कंसीव कर लो और इस टाइम पे बच्चे की डिलीवरी कराओ, तो बच्चा बहुत महान होगा। बहुत सही। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा साइंस है ये। सब अगर किसी पर्सन को अपनी राशि नहीं पता है तो वो किस तरीके से अपनी राशि को मतलब पता कर सकता है, और किस तरीके से मतलब कोई भी लेमन पर्सन चाहे जिसको नहीं पता, सपोज दैट जैसे मुझे ही अपनी जो रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो मैं अपनी राशि कैसे पता कर सकती हूँ? 2 तरीके होते हैं अंजलि जी। जैसे आपका अंजलि नाम है, ठीक है ना, अब मेरी राशि बन गई सपोज आपकी, ठीक है। तो एक तो ये बोलता हुआ नाम आपका, इस पे भी हम लेके चलते हैं। अच्छा। एक होता है जन्म के समय पे चंद्रमा कहाँ था वो नाम निकलना, वो होता है एक्यूरेट साइंटिफिक। अच्छा। और एक होता है कि आपका बोलता हुआ नाम। ठीक है। अब आज की डेट में अंजलि जो नाम है वो पॉपुलर है। अंजलि नाम ने आपकी प्राण शक्ति, मानसिक शक्ति सेव हो चुकी है आपके मन के अंदर, आपके सबकॉन्शियस में, आपकी बुद्धि में, आपके कानों में, आपके शरीर ने अंजलि को सेव कर रखा है जी। और ये अंजलि नाम अंतरिक्ष में भी सेव हो गया है। अंजलि नाम कहां सेव है? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में भी सेव है। क्यों? इतनी बार लोग अंजलि बोल चुके हैं। ओके। अभी मान लो आप सो रही हैं, ठीक है, और मैंने कहा बेटा अंजलि जगो, तो तुरंत आप जग जाओगे, क्योंकि अंजलि नाम सेव है ना आपके साथ में, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका नाम मैं बदल दूं या नाम कोई और रख दूं तो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, है ना, बिल्कुल। वो सेव नहीं करेगी, क्योंकि बॉडी ने क्या नाम सेव कर रखा है? अंजलि। अंजलि। अब जैसे मेरे बचपन का नाम हरि है, राइट, अच्छा। और दुनिया में रावत के नाम से, HS रावत के नाम से मशहूर हूं। अब ट्रेन में TT आकर के बोलेगा HS रावत, मैं जग जाऊंगा, है ना। और अगर वो बोले हरि तो मैं नहीं जगूंगा, क्योंकि हरि नाम खाली 2 लोगों के लिए सेव है, माता पिता के लिए। बिल्कुल। अगर माँ आके सपनों में बोले हरि जग जा तो मैं जग जाऊंगा, पिताजी बोले आके हरि जग जा तो जग जाऊंगा, है ना। लेकिन पूरी दुनिया के लिए तो HS रावत सेव हो गया, तो हम दोनों नामों को लेके चल रहे हैं ना। बिल्कुल। तो ऐसे अंजलि नाम पर भी आप भविष्य देख सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में ग्रहों ने, अंतरिक्ष में और आपके शरीर ने, आपके अंदर सबकॉन्शियस ने जितने अंजलि नाम को सेव कर रखा है, इसका मतलब आज अंजलि के ऊपर ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं। और एक आपका बचपन का नाम है,
जो पंडित जी निकालते हैं आपकी राशि के हिसाब से, अगर वो मिल जाता और वही पॉपुलर हो जाता तो फिर उसको लेके चलते हैं। अच्छा। तो ये फर्क आता है। तो अगर नहीं भी पता है तो आप अंजलि नाम पर भी ज्योतिष देख सकते हैं, और साथ में अपना भविष्य जानने के लिए प्रश्न ज्योतिष एक होती है, उसको भी देख सकते हैं। और फिर हस्तरेखा तो होती ही है, अच्छा। हस्तरेखा के हिसाब से भी चल सकते हैं। सर, मांगलिक दोष और साढ़े साथी आज के मॉडर्न टाइम में कितने रिलेवेंट है? अगर ये रिलेवेंट है भी तो शादी के टाइम पे जो मांगलिक दोष देखा जाता है उसको कैसे हटाया जाता है? मंगलिक दोष कभी हटता नहीं है। अच्छा। पहली बात मैं बताना चाहता हूं सबको, लोग बोलते हैं 28 साल के बाद हट जाएगा, 32 साल के बाद हट जाएगा, कभी नहीं हटता। क्योंकि आपका जो शरीर है, हमारा जो शरीर है 9 ग्रहों से चलता है, 9 ग्रहों के सिग्नल से चलता है, 9 ग्रहों की टावरों से चलता है। तो मंगल तो 55-60 साल में भी अगर आ गया महादशा में तो अभी स्त्री को विधवा बना देगा, हो। या पुरुष को विधुर बना देगा, मार देगा वो। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। मंगल मारक ग्रह होता है, वैवाहिक जीवन को खत्म करता है। उसकी दशा चलती है, उसकी महादशा चलती है, तो वो आदमी को परेशान करेगा ही करेगा। मंगलिक योग कभी किसी को छोड़ता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंगलिक है, लगन से भी मंगलिक है, चंद्र लगन से भी मंगलिक है, तो वैवाहिक जीवन तो नहीं चला उनका। जब देश के प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ता ग्रह, राजा हरिश्चंद्र को ग्रह नहीं छोड़ता, भगवान राम को ग्रह नहीं छोड़ता, भगवान कृष्ण को ग्रह नहीं छोड़ता, पांडवों को ग्रह नहीं छोड़ता, तो इनकी साढ़े साथी तो इनके ऊपर भी चली है, सबके ऊपर। तो शनि की जो साढ़े साथी होती है वो हमारे मन को विचलित करती है, और मन बुद्धि को विचलित करता है। तो ये एक बार बुद्धि पे चलती है, एक बार हमारे मन पे चलती है, और एक बार हमारे पैरों पे आती है, यानी सिर पर, छाती पर और पैरों पे आती है। जब ये सिर पे चलती है, फर्स्ट फेस होता है, तो हमारी बुद्धि को भ्रमित करती है, हम गलत डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। और जब ये मन पे चलती है तो हम पागलों जैसी हरकतें करते हैं, बेचैन हो जाते हैं, बीमार होते हैं, बुरी तरीके से लंबी लंबी बीमारियों के शिकार होते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम को कमजोर कर देता है। जब पैरों पे आती है तो हमें आर्थराइटिस आ जाता है, गठियाबाई आ जाता है, पैरों में तकलीफ आती है, पैरों में दर्द आना शुरू, वेरिकोज वेन्स आ जाती हैं। तो ये 7.5 साल रहती है, और 7.5 साल हर व्यक्ति के पास 3 बार आती है। तीसरी में कई लोग चले भी जाते हैं, कई बार चौथी में लोगों को ले जाती है। शनि की साढ़े साथी में मृत्यु तुल्य कष्ट होता ही होता है। तो इसलिए ये किसी को नहीं छोड़ती है, ये हमें भी नहीं छोड़ती है, ये भगवानों को भी नहीं छोड़ती है। इस दुनिया में 5 तत्व के शरीर में जो पैदा होगा उसके ऊपर शनि की साढ़े साथी लगेगी, इसलिए नहीं छोड़ता। और मंगलिक योग का प्रभाव कभी खत्म होता नहीं है, बस उसको समझने की आवश्यकता होती है। मंगलिक की मंगलिक के साथ अगर हो तो ये एक रेडिएशन का विज्ञान है, तरंग का विज्ञान है। जैसे स्त्री मंगलिक है, उसकी बॉडी से लेजर किरणें निकलेंगी, वो अपने पति को धीरे धीरे डैमेज करती रहेंगी। वो डैमेज ऐसे करती हैं कि जब दोनों एक ही रूम में सोएंगे तो उसकी जो बॉडी है, उसकी बॉडी से हीट निकलेगी और उसकी बॉडी को डैमेज करेगी, पार्टनर की बॉडी को डैमेज करती है। अच्छा। और धीरे 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 एक की बॉडी वीक होनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही स्त्री गर्भवती होती है, बच्चे वगैरह होते हैं, बच्चे 1-2 बच्चे होने के बाद में वो बीमारी की शिकार होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। तो मंगलिक में कोई ना कोई एक बीमार हमेशा रहेगा, और ज्यादा प्रबल मंगलिक है तो किसी की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये मंगलिक को मंगलिक के साथ ही करना चाहिए। आज के जमाने में भी ये रिलेवेंट है, और पहले भी था, पहले भी था, अनादिकाल से है। जब से मनुष्य इस सृष्टि में आया है तब से मंगल का प्रभाव है, ये खत्म नहीं हो सकता। बस पूजा पाठ से, मंत्रों से इसको कंट्रोल किया जाता है, उपाय के माध्यम से इसको कंट्रोल किया जाता है। अच्छा जी सर, राहु प्लेनेट के बारे में आप बहुत कुछ बात करते हैं सर, आज थोड़ा सा डिटेल में बताइए। अगर किसी को समझना हो कि राहु प्लेनेट क्या है, किस तरीके से किसी को राजा बनाता है, किस तरीके से किसी को कंगाल बना देता है, और लोग अगर इससे जूझ रहे हैं तो कैसे फिक्स कर सकते हैं इसको? मैं सभी दर्शकों को एक चीज बता दूं, राहु एक राक्षस ग्रह है। अच्छा। पैसा तो राक्षसों को भी मिलता है, बिल्कुल। पत्नी उनको भी चाहिए,
बच्चे वो भी पैदा करते हैं, राक्षस भी करते हैं, देवता भी हैं, दोनों के पास ये चीज है। जो राक्षस लोग होते हैं उनकी जो सोच होती है बड़ी सातिर होती है, चोर का दिमाग ज्यादा चलता है बिल्कुल। है ना, सातिर होता है वो, प्लानिंग करता रहता है कैसे करूंगा, फ्रॉड। तो राहु जब चलता है ना, और अगर ये पापी ग्रहों की राशि में हो, तो फिर आदमी 2 नंबर से, स्मगलिंग से, मिलावट से, हेराफेरी से खूब पैसा कमाता है, क्योंकि राक्षसों की सोच ही ऐसी रहती है। अगर शनि की राशि में बैठा तो खूब 2 नंबर से पैसा कमाएगा, झूठ बोल करके, फ्रॉड करके कमाते हैं लोग। तो राहु देता है जब छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन देता 2 नंबर से ही है। ठीक है। चीटिंग करेगा आदमी। अगर वही राहु अगर बृहस्पति की राशि में बैठा हो तो आदमी को ज्ञानी भी बना देता है, वैराग्य आ जाता है। अच्छा जी, ज्योतिषी भी बहुत टॉप का बन जाता है आदमी। वाह। कितने लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो राहु की दशा में ज्योतिषी बने। अरे वाह। हाँ, राहु की दशा आदमी के लिए अच्छी भी होती है। तो राहु एक छाया ग्रह है यूनिवर्स में, ये भौतिक पिंड नहीं है, वहां कोई पिंड नहीं है, ये ग्रहों की छाया होती है। जैसे अभी ये लाइट मेरे फेस पे आ रही है और इधर बीच में से कोई ग्रह ऐसे निकल जाए इस तरीके से, तो मेरा चेहरा ढक जाएगा और रोशनी नहीं आएगी, तो चेहरे में डार्कनेस आ जाएगी, कालापन आ जाएगा, चमक नहीं रहेगी वो। बिल्कुल। तो ऐसे ही जब राहु होता है ना, ये ग्रहण डालता है हर प्लेनेट पर, चंद्रमा पे भी डालता है, सूर्य पे भी डालता है, बृहस्पति पे भी डालता है, सब पे ग्रहण डालता है, क्योंकि छाया आ जाती है। तो ग्रह जब घूम रहे होते हैं आपस में, तो एक दूसरे को छाया भी देते हैं, उसको ग्रहण काल बोला जाता है। तो इसकी छाया बड़ी खतरनाक होती है। अगर किसी बुरे ग्रह की छाया आपके ऊपर आ गई तो आपको बर्बाद भी करेगा, और किसी अच्छे ग्रह की छाया आ गई तो आबाद भी करेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि बुरे ग्रह की तो छाया में मत आ जाना, है ना, और अच्छे की तो छाया भी अच्छी है। तो ये छाया ग्रह होता है, बुरे ग्रहों की युति में बुराइयों से पैसा कमाता है, अच्छे ग्रहों की युति में अच्छे ग्रहों के साथ रहने से ज्ञान भी देता है, क्योंकि राक्षसों को भी ज्ञान था। रावण ब्राह्मण कुल में जन्म होकर के राक्षस बनने का काम किया, लेकिन ज्ञानी तो था। बिल्कुल था। तो ऐसे ही ये ज्ञान भी देता है। तो राहु जो होता है, भाग्यस्थान पर बैठा हो, बड़ा अचानक भाग्योदय करता है। राहु बुध के साथ बैठा हो तो बड़ा भाग्योदय करता है, अचानक लाभ मिलता है। जुए सट्टे लॉटरी से, मैंने कहा ना, जुए सट्टे लॉटरी से। तो ऐसे लोग मटका खेलते हैं, हॉर्स रेसिंग पैसा लगाते हैं, क्रिकेट मैच में पैसा, सब राहु से पीड़ित हैं ये सारे। अच्छा। और फिर ये करोड़ों अरबों कमाते हैं। जिनके मैच फिक्सिंग का काम है या मैच में जो लगाते हैं, उनमें कितना पैसा आता है। आते हैं हमारे पास बहुत सारे लोग इस तरह से, लगा दें क्या, ये हम तो बताते नहीं इन चीजों को, लेकिन बताते हैं मैंने इतना करोड़ कमा लिया। अच्छा। तो ये सब राहु से कहीं ना कहीं संचालित होते हैं। सर, आजकल रिलेशनशिप इश्यूज बहुत कॉमन हो गए हैं। क्या एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई पर्सन किसी की भी लाइफ में अगर ये चीजें चल रही हैं तो अपने रिश्ते को इम्प्रूव कर सकता है और स्ट्रॉन्ग कर सकता है? कोई उसके लिए टिप है? इसके लिए कर्म प्रधान होता है एक तो। अच्छा। पहली बात कि हम अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करें, उसको चलाएं ढंग से। और एक एस्ट्रोलॉजिकल उपाय होते हैं। अच्छा। एक वो भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी रिलेशन को मजबूती में बांधने के लिए संस्कार जरूरी है। मनुष्य जो है ना, विवेकी है। मनुष्य को जैसा समझाओगे ना वैसे चलता है। ऐसा भी है? ऐसा है ना। पहले हर लड़की को माँ बाप सिखाते थे, बेटी आज के बाद तेरा घर वो है ना, वहीं रहना, जैसे मर्जी रहना, घर वापस मत आना, पति की सेवा करना, ये करना, सास को अपनी माँ समझना, ऐसे करना वैसे करना। मतलब इतनी ट्रेनिंग देके भेजते थे, सारा काम सब पूरी परफेक्ट ट्रेनिंग। और जो रानियां होती थी ना, राजकुमारी, उनको उनकी तो दासियां ट्रेनिंग देती थी उनको। जी बिल्कुल। है ना। तो वो घर चलते थे। आजकल सोशल मीडिया का जमाना आ गया, जमाने में चेंज आया है। आजकल ट्रेनिंग दूसरी मिलती है। ठीक है ना, अगर पीटे तो ये धारा लगेगी, गाली दे तो ये धारा लगेगी, बिल्कुल। है ना।
अगर ऐसा करे तो ये धारा लगेगी, ये नंबर वकील का है, ये पुलिस का है, ये इसका है, ये इसका है। अगर कोई दिक्कत हो तो 112 पे कॉल कर देना, इस पे कर देना, उस पे कर देना। तो वो रिश्ता चलेगा नहीं, क्योंकि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, ये इमोशनल, प्यार, इज्जत, एक दूसरे की भावनात्मक जुड़ाव और भविष्य पे टिका होता है। आजकल वो चीजें रही नहीं है, उनको सिखाने वाला नहीं है कोई, क्योंकि अब माँ खुद शराब पीती है, सिगरेट पीती है, बेटी को क्या वो प्रवचन देगी, क्या संस्कार दे पाएगी? बेटी भी वही सीखती है, फिर बेटा भी वही सीख रहा है। तो इस वजह से इन चीजों में अब काउंसलिंग की जरूरत है। अब जगह जगह काउंसलरों के सेंटर हैं, बिल्कुल है ना। पहले हम घर में ही सिखा के भेजते थे इन सब चीजों को। तो आप अगर अपनी पत्नी की इज्जत करते हो तो निश्चित तौर पर अगर पत्नी के ग्रह अच्छे हैं, उसके ऊपर बुरे ग्रह की दशा नहीं चल रही है। कई बार क्या होता है कि आप अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हो, लेकिन उसका शनि की 7.5 चल रही है, उस पर राहु की दशा चल रही है, उस पर वो मंगलिक है, उसको आप जितना मर्जी प्यार दो, आपसे उल्टा ही बोलेगी, है ना। वो ग्रह की खराब है उसमें। अगर आप पति को सिखा दोगे इसके 2.5 साल ग्रह खराब रहेंगे, ऐसे ही बोलेगी उल्टा, है ना, तो तुम 2.5 साल बर्दाश्त कर लो, तो बुरा वक्त निकल जाएगा, फिर वो ठीक हो जाएगी। पति के ऊपर बुरे ग्रह चल रहे हैं, पत्नी को समझा दो, ये 2-2.5 साल का मामला है, तब तक ये ऐसा रहेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा, है ना, तो वो रिश्ता चल जाएगा। तो आजकल क्या है, हम लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन साथ में हम काउंसलर भी हो गए हैं। हम रिश्तों को जोड़ते हैं, हम रिश्तों में आपसी बॉन्डिंग बनाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो हम बैठे हैं, आप आइएगा, हम सलाह देंगे आपको। तो कोई भी जो रिश्ता होता है ना आज की डेट में, उसमें काउंसलिंग की बहुत जरूरत है, क्योंकि मनुष्य जीवन है, छोटी छोटी बातों पे क्रोध आता है उसको, और उस क्रोध की वजह से बहुत बड़े जिंदगी के डिसीजन नहीं लिए जाते कि तलाक ले लिया या ये कर लिया, या आज की डेट में इलिटिस रिलेशंस बहुत हो रहे हैं, उसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि वर्किंग लेडीज हैं, अब जहाँ रहेंगी वहाँ हंसमुख माहौल तो बनता ही है ना। हंसमुख माहौल में आदमी धीरे 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 जैसे एनवायरनमेंट में रहता है वैसा ढलना शुरू होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। फिर वो ओपन माइंडेड हो जाती है, मेरा फ्रेंड है ना, ये आया है जी, आप चाय बना देते। कोई भी आदमी दूसरे पुरुष को बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी स्त्री दूसरी स्त्री को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये सब चीजें ना संस्कार के ऊपर डिपेंड करती हैं। आज हमारे यहाँ संस्कारों की कमी हो गई है, इन संस्कारों की दोबारा अगर जरूरत हो जाए, जैसे विदेशी लोगों के यहाँ पर संस्कार तो नहीं है पर काउंसलिंग सेंटर हैं, है ना, अब वो अपने रिश्तों को बचा रहे हैं, बिल्कुल अब शादियों को चला रहे हैं। उनको पता चल गया कि 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला अगर मॉल में सब्जी लेने जाएगी तो क्या हालत होती है, वो अकेली रह रही है वहां पर, उसका बुरा हाल है, बच्चे है ही नहीं उसके पास में। तो अब जीवन को दोबारा सामाजिकता में लाने की जरूरत है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इकट्ठा रहना चाहता है। बिल्कुल जी। सब आजकल जैसे आप देख रहे हैं कैसा माहौल चल रहा है, लड़का है लड़की है, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि वर्किंग है, वो तो हम एक शादीशुदा लेडीज की बात कर रहे थे, मगर अगर देखें जिनकी शादी नहीं हुई है और वो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, या तो वो इंटरकास्ट है या फिर उनके मैरिज में कोई भी इशू है जिसकी वजह से घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो उनके लिए एस्ट्रोलॉजी क्या सजेस्ट करती है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अंदर 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसको जाति से ना लें कोई, कि कल को मेरे खिलाफ लिखना शुरू कर दें। ब्राह्मण वो नहीं जो जाति में हुआ है, ब्राह्मण परिवार में पैदा होने वाला ब्राह्मण नहीं। तो फिर कौन सा? ब्राह्मण वर्ण में ग्रहों के वर्ण है। अच्छा। 4, 8, 12, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, इसमें जो पैदा हुआ है वो ब्राह्मण वर्ण में है। अगर वो शूद्र जाति में पैदा होगा तो काम वो ज्योतिष का ही करेगा। तो ब्राह्मण वर्ण का डीएनए अलग है, उसमें एक्स्ट्रा ज्ञान ऑटोमेटिकली ग्रह देते हैं। अच्छा। ऑटोमेटिकली देते हैं। ऐसे ही क्षत्रिय है। अब बहुत सारे बनिया जाति में पैदा हुए हैं, लेकिन वो आर्मी के जनरल हैं, वो आईपीएस हैं, वो गोली चलाते हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। अब बनिया का और देश की रक्षा करने से क्या मतलब, वो क्षत्रियों का काम है, और क्षत्रिय बनिया बने बैठे हैं, है ना। इसका मतलब ये रहा
कि किसी भी जाति के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका समन्वय होना चाहिए। तो इनसे जो उत्पन्न संतान होगी वो संतान बहुत अच्छी होगी। अगर ये हम क्रॉस कर दें इनको, तो कहीं ना कहीं डीएनए चेंज होगा, डीएनए चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। और डीएनए चेंज होगा तो मिक्स हो जाएगा वो। इसलिए हमारे जो ज्योतिष के ग्रह बोलते हैं वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण की ब्राह्मण से हो तो बच्चा ऑटोमेटिकली बहुत उत्तम होगा। क्षत्रिय की क्षत्रिय के साथ हो तो बहुत डेयरिंग होगा। अच्छा। वैश्य की वैश्य के साथ हो तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा। शूद्र की शूद्र के साथ होगी तो उनका जो दिमाग होगा वो भी बहुत इंटेलेक्चुअल होगा। अगर इनको हम क्रॉस कर दें तो डीएनए चेंज हो जाएगा। लोग बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है जी, खून तो सबका एक ही है। बिल्कुल, खून तो सबका एक है, लेकिन डीएनए तो चेंज है ना, सबका अलग अलग हो जाएगा। इसलिए जो लव मैरिज करते हैं उनमें इसका इफेक्ट आता है। अब कैसे इफेक्ट आएगा? मान लो एक लड़की ब्राह्मण वर्ण की है, ठीक है, और लड़का शूद्र वर्ण का है, ठीक है। कर लो भाई लव मैरिज, कर ली। लड़की तो सुबह उठेगी, नहाएगी, धोएगी, पेस्ट करेगी, फिर किचन में घुसेगी, पूजा पाठ करके बिल्कुल। सारे काम करेगी, मंदिर भी जाएगी। और जब तक वो शराब पी करके आराम से बेड पर खर्राटे मार रहा होगा, बिल्कुल। फिर पत्नी को बोलेगा मेरे को चाय दे दे, बिस्किट भी दे दे, बिना पेस्ट किए चाय बिस्किट खा लिए, है ना, फिर सो गया। उठेगा थोड़ी देर में, फिर एक पैक लगा लेगा उठते ही, है ना, क्योंकि उसका मेंटल लेवल उस ब्राह्मण लड़की के साथ नहीं है। बिल्कुल। ठीक है ना। अगर वो भी ब्राह्मण हो और वो भी ब्राह्मण हो, वर्ण हो दोनों का, तो दोनों उठेंगे सुबह जल्दी, नहाएंगे, धोएंगे, मंदिर जाएंगे, दोनों अपना आराम से आएंगे, पूजा पाठ करेंगे, नाश्ता करेंगे एक साथ, है ना। बिल्कुल सर, फर्क पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो इसलिए ये जो वर्ण है ना, इसका ध्यान रखना चाहिए। मैं कोई लव मैरिज का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं ज्योतिष के आधार पर जो कुंडली मिलान होता है उसमें वर्णों को देखना पड़ता है। अगर लड़के का वर्ण नीचा है और लड़की का वर्ण ऊंचा है तो रिश्ता चलता नहीं है। अच्छा। लड़के का वर्ण ही ऊंचा होना चाहिए, लड़की का एक वर्ण नीचा हो, या तो दोनों का सेम हो या नीचा हो। मान लो लड़का ब्राह्मण वर्ण का है और लड़की क्षत्रिय वर्ण की, चल जाएगा, एक वर्ण नीचा है उसका। तो डीएनए में फर्क आता है, उससे बच्चों में फर्क आता है, सोच में फर्क आता है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है ये कुंडली मिलान का, इसका वैज्ञानिक एक आधार भी है बहुत बड़ा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। जो लोग मतलब इतनी जल्दबाजी करते हैं शादी को लेके, फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी कर लेते हैं, लेकिन वो आगे का नहीं सोचते हैं। तो सर ने आज कितनी अच्छी बात बताई है। ऐसा अगर आपके कोई फैमिली फ्रेंड में करने का सोच रहा है तो इस एपिसोड को उनके साथ जरूर शेयर करें। सर, अगर कोई पर्सन इनर पीस चाहता है, अपने घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, तो उसके लिए कोई पूजा विधि या कोई मंत्र है ऐसा जो वो रेगुलर फॉलो कर सकते हैं? ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरा, काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फल प्रदा। शांति, घर का कलेश, उथल पुथल, कर्जा, अव्यवस्था, ये सब ग्रहों के अधीन है। अगर आपके घर में सब अच्छे ग्रह चल रहे हैं तो कोई पूजा पाठ की भी जरूरत नहीं है, तो अब घर में शांति बनी रहेगी, सब प्रसन्न रहेंगे, सब खुश रहेंगे। अगर घर में ग्रहों की गति खराब है, वो घर चाहे मुकेश अंबानी का हो चाहे अमिताभ बच्चन का हो, उसमें भी कलेश रहेगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि बहुत पैसे वाले हैं तो घर में शांति होगी, ना। आप सोच रहे हैं कि अमिताभ जी के घर में शांति होगी, ना। ग्रहों का खेल सबको नचाता है। क्या है? बिल्कुल। बड़े बड़े पैसे वालों के घरों में कलेश देखे। अगर कलेश ना होते तो भाई भाई में बंटवारा ही क्यों होता। इसलिए घर की शांति के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है और सलाह जरूरी है। आपको लगता है घर में शांति नहीं तो अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करिए और पूछ लीजिए कि क्या कमी है, घर में अशांति क्यों रहती है, बेटा क्यों बिगड़ रहा है, बेटी क्यों बिगड़ रही है, तो फिर उसको ठीक किया जा सकता है। उससे मंत्र जाप करके फिर शांति ला सकते हैं। बिल्कुल सही बोला। सर, अभी अक्टूबर आने वाला है, तो हमारी जो 12 राशियां हैं उनका फ्यूचर कैसा रहेगा? मतलब उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या
वो रेमेडीज वगैरह फॉलो कर सकते हैं? अक्टूबर के अंदर 17 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक ये पीरियड सभी राशियों के लिए 12 जगह पे खराब रहने वाला है। अच्छा। और 12 राशियों के लिए अच्छा भी रहने वाला है, क्योंकि सारे ग्रह अलग अलग फल देते हैं। अभी जैसे मेष राशि की बात करते हैं, मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा? उनके लिए 16 तारीख तक तो ठीक है, 16 अक्टूबर तक। 16 अक्टूबर, उसके बाद सूर्य नीच का हो जाएगा। अच्छा। इसका मतलब संतान के लिए कष्टकारी है, और जो गर्भवती महिलाएं उनके लिए कष्टकारी हो जाएगा, क्योंकि संतान का स्वामी नीच हो जाएगा और गर्भवती महिलाओं का गर्भ का स्वामी भी नीच हो जाएगा। इसका मतलब मेष राशि वालों को जो काम करने हैं अपने, वो 16 अक्टूबर तक उनको निपटा सकते हैं, अच्छा है। उसके बाद कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में दिक्कत आएगी। जो लव करने वाले हैं 16 अक्टूबर के बाद, फिर उनका लव भी टूट सकता है, प्यार मोहब्बत में झगड़ा हो जाएगा, या तो लड़की नाराज होगी या लड़का नाराज हो जाएगा। वृष राशि वालों के लिए मदर की हेल्थ खराब रहेगी। अच्छा। उनको सांस की तकलीफ के लिए छाती की प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि वृष राशि में जो सूर्य है वो नीच हो जाएगा, वहां पर चौथे भाव का स्वामी होकर के, माँ का स्वामी होकर के। ऐसे मिथुन राशि के अंदर, मिथुन राशि की अगर हम बात करेंगे तो छोटे भाई बहनों को तकलीफ होगी, उनके गले छाती में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाएगी, मित्रों से धोखा मिल जाएगा उनको। अच्छा। ऐसे कर्क राशि की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं धन की कमी आ जाएगी। तो कर्क राशि वालों को धन के लिए ध्यान रखना है कि किसी को पैसा मत दे देना, स्कैम ना हो जाए, कहीं बैंक फ्रॉड ना हो जाए आपके साथ में। अच्छा। और जिनकी सिंह राशि है उन पर शनि की ढैया चल रही है, मेष राशि में 7.5 चल रही है। अब शनि की ढैया चल रही है, और जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, लेकिन ज्ञान बढ़ाएगा, ज्ञान की मात्रा रहेगी अच्छी, वो एक पॉसिबिलिटी है। कन्या राशि की अगर हम बात करेंगे तो कन्या राशि का जो वहां पर जो पैसा है ना, वो अनएक्सपेक्टेड जगह पर खर्च हो जाएगा आपका, अनएक्सपेक्टेड। तुला राशि में सूर्य नीच का रहेगा, तो 15 तारीख तक 16 तारीख तक जो काम कर लें, नहीं तो तुला राशि वालों को हार्ट से संबंधित तकलीफ आ सकती है। अच्छा। वृश्चिक राशि वालों की अगर बात करेंगे तो कैरियर पे इफेक्ट आएगा। अच्छा। बॉस के साथ नहीं बिगाड़नी, अगर बॉस के साथ बिगाड़ ली तो जॉब फिर चली काफी जाएगी। खराब है। जी। धनु राशि वालों को हार्ट से संबंधित तकलीफ आने के योग बनेगा। जो धनु राशि वाले हैं उन पर शनि की ढैया भी चल रही है, और उनका भाग्य का स्वामी नीच हो जाएगा। एक तो जुए सट्टे लॉटरी में पैसा मत लगा देना, शेयर बाजार में पैसा मत लगा देना, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी आपको। मकर राशि के लिए जो हॉस्पिटलाइज हैं उनको बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अच्छा। और कुंभ राशि वालों के लिए पत्नी का स्वास्थ्य और पति के स्वास्थ्य, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, आपसी तालमेल बैठा के रखना है। कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं तो 1 महीना निकाल देना, डेट अगली ले लेना, जिससे कोई तलाक ना हो, तो फिर तलाक बच सकता है फिर। अच्छा। और मीन राशि वालों को हेल्थ इश्यूज आएंगे। अच्छा। तो ये तो एक मैंने बताया कि अक्टूबर का महीना जो है आधा ठीक है आधा बुरा है, इसमें कुछ अच्छी भी चीजें होती हैं। तो सभी ग्रह, यानी इस समय अक्टूबर में बड़ा ग्रह जो है वो सूर्य है। सूर्य से हम पूरे 1 महीने का राशिफल देखते हैं। अच्छा। तो इसलिए मैंने बताया कि मोटा मोटा ध्यान रखने की जरूरत है, और इसका सबसे बड़ा उपाय सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य के मंत्रों का जाप करें तो लाभ मिलेगा। बिल्कुल सही। सर, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, उनमें आती है दिक्कत, क्योंकि लोग बार को बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए होती है। तो क्या एक ऐसी कोई रेमेडी है जिसे लोग कर सके और इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में जल्दी? अंजलि जी, जितना ग्रहों ने लिखा है ना उतना ही मिलेगा। अच्छा, ऐसा अगर आपने बहुत जल्दी लेने की कोशिश करी और ग्रह नहीं चाहते अभी, तो वो भी चली जाएगी। कितने लोग गाड़ी ले लेते हैं, बैंक वाले ले जाते हैं। हाँ। कई लोग मकान खरीद तो लेते हैं, 4 बार मकान खरीदा, 4 बार बेचना पड़ जाता है। अगर आपकी किस्मत में वो चीज अभी नहीं है तो वेट करना चाहिए, या अच्छे ज्योतिषी को दिखा लेना चाहिए। अच्छा। उसका एक मुहूर्त होता है, अच्छे मुहूर्त में अगर आप लेंगे तो उसका आनंद मिलेगा। कई लोग होते हैं जेब में कुछ भी नहीं होता फिर भी गाड़ी ले लेते हैं और अच्छी चलती है। कई लोग ऐसे होते हैं इन पर कुछ भी नहीं होता, मकान ले लेते हैं और वो आराम से निकल जाता है। बिल्कुल। तो ये सब अपनी कुंडली और अपने भाग्य को दिखाइए, उसमें क्या लिखा है उससे पता चलेगा। बिल्कुल सही बोला। सर, आज के ज़माने में अगर कोई वास्तव में जो पुरानी अपनी एस्ट्रोलॉजी है और जो नई अभी कुछ जो चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं उसमें, उसको अगर बेसिक टू एडवांस सीखना चाहता है, तो उसके लिए क्या मस्ट फॉलो स्टेप है?
सबसे पहले ज्योतिष सीखने के लिए आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी जो बेसिक है वो सीखनी चाहिए। आपको राशियों की नॉलेज होनी चाहिए, 12 राशि, आपको ग्रहों की नॉलेज होनी चाहिए, ग्रहों का स्वभाव पता होना चाहिए, कौन से ग्रह में क्या चीज है, कौन से ग्रह का एनवायरनमेंट क्या है, राशियों का स्वभाव पता होना चाहिए, 12 भावों की जानकारी होनी चाहिए, ग्रहों की दृष्टियों की नॉलेज होनी चाहिए, ग्रहों के ऊंच नीच की जानकारी होनी चाहिए, ग्रहों की मित्रता आपको आनी चाहिए। अगर आपको ग्रहों की मित्रता पता है तो हम एक दूसरे की मित्रता का भी पता लगा सकते हैं। ये चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। कौन कौन सी राशि जलचर हैं, वनचर हैं, कैसी हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी जो राशि हैं वो क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण कौन कौन सी हैं उनका भी पता होना चाहिए। कौन कौन सी राशि हैं जिनके तत्व होते हैं, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, ये भी याद होने, क्योंकि हमारा जो 5 तत्व का शरीर है वो सब इन्हीं के अंदर है इन्वॉल्व। दिशाओं की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन सी राशियों की कौन कौन सी दिशा है, जैसे ये पता चल जाए कौन सी दिशा में भाग्योदय होगा, ये पता चल जाए। फिर पंचांग की नॉलेज होनी चाहिए आपको। 5 अंग होते हैं पंचांग के, वार, नक्षत्र, करण, योग, तिथि, ये सब चीजें होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। जब ये सब चीजें आती है तो कुंडली बनानी आ जाती है। जब कुंडली बनानी आएगी तो कुंडली का फलादेश आ जाता है आपको, और कुंडली का फलादेश करना आता है तो फिर कुंडली मिलान आ जाता है। फिर कुंडली मिलान जब आ जाए तो फिर उसमें देखना चाहिए कि जिस लड़की को आप देख रहे हैं या लड़के को आप देख रहे हैं वो कहीं पहले से किसी के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है, उसका चरित्र कैसा है। ऐसा तो नहीं कहीं आपको भी ड्रम में पैक कर दे, है ना। ऐसा है कि ये चीज ना हो, ऐसी कोई लंबी बीमारी हो उसको, लोग छिपा जाते हैं, बीमारियां नहीं बताते। अस्थमा की बीमारी हो, डायबिटीज हो, शुगर हो, कैंसर हो, या दवाइयां खा रही हैं, डिप्रेशन है बहुत ज्यादा। अब डिप्रेशन वाली कोई लड़की अगर आ जाए तो जीना आराम हो जाएगा, बड़ा मुश्किल होता है, उसको संभालना ही बड़ा मुश्किल होता है, रिश्ता चलाना मुश्किल होता है। तो ये फिर कुंडली मिलान में फिर सारी चीजें ये सिखाते हैं हम लोग, ये सब चीजें आनी चाहिए। फिर आपको ये देखना चाहिए कौन से हमारे भाग्य में कौन सा बिजनेस ठीक है, नौकरी ठीक है, बिजनेस ठीक है, इंडिया ठीक है, इंडिया से बाहर ठीक है, अपना प्रदेश ठीक है, अपना शहर ठीक है, बाहर का शहर ठीक है। तो वो फिर आपको पता चलता है आपके भाग्य के हिसाब से, फिर वो आना चाहिए आपको। उसके बाद एडवांस एस्ट्रोलॉजी कोर्स आता है कि कौन सी घटना कब घटित होगी। किसी भी लड़की का एनालिसिस करना है तो पता चलेगा नवांश कुंडली में इसकी कुंडली में क्या है, इसका पहले से कोई लिंक तो नहीं है, अगर रहा है तो किसके साथ रहा है, कितनों के साथ रहा है, फिर वो पता लग जाता है सारा का सारा। लड़के के बारे में पता करना है कि ये लड़का रहा कैसे है, चरित्रहीन तो नहीं है कहीं, ऐसा तो नहीं कि पहले ही और 2-3 लड़कियां पहले पाल के बैठा हो। तो वो सारी चीजें फिर आपको एडवांस में पता चलती हैं। बच्चे होंगे कि नहीं होंगे इस लड़की के, या ये लड़का नपुंसक तो नहीं है कहीं हिजड़ा हो ये, और शादी कर ले लड़की रोती रहे फिर मत्था फोड़ के फिर डिवोर्स हो जाए, है ना, कि कंगला तो नहीं हो जाएगा कहीं, ये कहीं छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, कहीं साधु तो नहीं बन जाएगा, सन्यासी योग तो नहीं है कहीं। तो ये सारी चीजें फिर एडवांस आ जाती हैं। फिर बच्चे होंगे कितने होंगे, कि बच्चों के लिए लकी है कैसा लकी नहीं है, बहुत डिटेल है। फिर धीरे धीरे वो सब एडवांस में फिर हम सारा सिखाते हैं। अच्छा। तो बेसिक प्लस एडवांस इनको सीख के आप हमारे यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन हम सिखाते हैं इन सब चीज। अच्छा, ठीक है सर। जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। सर अभी आप जिस पोजीशन पे हैं, आपने 7 लाख प्लस ट्रू प्रेडिक्शन करी है, 100 प्लस आपको अवार्ड्स मिल चुके हैं, तो आगे के 10 साल आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? कोई जैसे अपना कोई विजन जो आप लेके चल रहे हो? देखिए मेरे तो अभी अगले जो 10 साल हैं ग्रहों के हिसाब से ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, फिर राहु की दशा आ जाएगी, तो हेल्थ बीमारियां तो उम्र के हिसाब से आगे आनी ही आनी है। लेकिन ज्ञान के मामले में मेरी पूरी कोशिश है कि मैं समाज को वो सब चीज़ें देना चाहता हूँ, देने की कोशिश करूँगा। अभी तक मैंने दी हैं। ज्योतिष को इतिहास के अंदर, टीवी इतिहास में पहली बार मैं लेके आया, बिल्कुल। और टीवी चैनलों पे इसको फैलाना शुरू किया, और आज घर घर में ज्योतिषी हो गए हैं। घर में सब जानते हैं शनि राहु क्या होते हैं और 12 खाने क्या होते हैं, सब जानते हैं। अभी भी कोशिश है, अभी हम पढ़ाते हैं लोगों को, और यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस लाते हैं। तो अभी कोशिश है कि इसको ऐसा बना दिया जाए ज्योतिष को परफेक्ट ज्ञान हो, और इसमें जो स्कैम चल रहे हैं, धोखाधड़ी चल रही है, ये किसी तरीके से रुक जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल सर, आपसे बात करके समय का पता ही नहीं चला। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय दिया हमें,
और हमारे साथ अपनी नॉलेज को शेयर किया। और जो ऑडियंस हमारे साथ अभी तक जुड़ी है, उनको भी ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। आपको इस एपिसोड का कौन-सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस एपिसोड के शॉर्ट रील्स आपको हमारे ऑफिशियल युगचरण चैनल और इंस्टाग्राम पे मिल जाएँगे। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।